हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो में हम लोग इमेजराइजिंग ग्रोथ कवर करेंगे। इमेजराइजिंग ग्रोथ किसने दिया था? जगदीश भागवती ने इमेजराइजिंग ग्रोथ बताया था। इवन इफ द वेल्थ इफेक्ट बाय इटसेल्फ टेंड्स टू इंक्रीज नेशन वेलफेयर। वेल्थ इफेक्ट क्या होता है? वेल्थ इफेक्ट यानी पर पर्सन जो है आउटपुट इंक्रीज होना। जब पर पर्सन आउटपुट इंक्रीज होगा तो वेल्थ इफेक्ट इंक्रीज होगा, वेल्थ इफेक्ट पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है वेलफेयर इंक्रीज होगा। ठीक है, जब ये हो रहा है द टर्म्स ऑफ ट्रेड में डेटीरियोरेट सो मच एज टू लीड टू नेट डिक्लाइन इन नेशंस वेलफेयर। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा? डेटीरियोरेट होगा। कब होता है ये? वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जब डिक्लाइन होता है तब टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट होगा। ये इतना ज़्यादा होगा कि वो जो पॉजिटिव वेलफेयर इफेक्ट है उसको भी ख़त्म कर देगा। इसका मतलब क्या है? समझो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो डेटीरियोरेट हुआ है वो अराउंड 20% हुआ है। 20% रिडक्शन इन वेलफेयर हुआ है, रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड हुआ है, जिसकी वजह से वेलफेयर 20% रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे 10% वेलफेयर इंक्रीज हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन वेल्थ इफेक्ट। तो इसका नेट इफ़ेक्ट क्या होगा? अगर हम देखें 20% तक तो डिक्लाइन हुआ है, ये पूरा 20% तक डिक्लाइन हुआ है। इसमें से सिर्फ 10% इंक्रीज़ हुआ है वेलफेयर, तो बाकी का 10% तो डिक्लाइन ही हुआ ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो 20% कम हुआ, 10% इंक्रीज़ हुआ, बाकी का बचा हुआ 10% तो डिक्लाइन हुआ। तो नेट इफ़ेक्ट क्या हुआ? ज़्यादा किसका है? डिक्लाइन का ज़्यादा है। तो नेट इफ़ेक्ट हो गया कि डिक्लाइन इन नेशंस वेलफेयर। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इतना डेटीरियोरेट हो जाएगा, इतना ज़्यादा डेटीरियोरेट हो जाएगा कि नेट रिज़ल्ट अगर हम देखेंगे तो नेट रिज़ल्ट डिक्लाइन इन वेलफेयर दिखाएगा। ये इस सिचुएशन को इमेजराइजिंग ग्रोथ कहते हैं। क्या है सिचुएशन? मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। वेल्थ इफेक्ट से वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है, टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट से वेलफेयर रिड्यूस हुआ है। लेकिन जो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड से वेलफेयर रिड्यूस हुआ है वो ग्रेटर है देन द वेल्थ इफेक्ट से वेलफेयर इंक्रीज होना। ये टर्म्स ऑफ ट्रेड का डेटीरियोरेशन इतना ज़्यादा है कि वेलफेयर इफेक्ट रिड्यूस होगा एंड नेट इफेक्ट रिडक्शन इन वेलफेयर होगा। ये इमेजराइजिंग ग्रोथ है। ये किस वजह से होगा वो हम देखेंगे। फिगर 7.6 reproduces figure 7.3, the production frontier of nation 1 before and after neutral technical progress doubled the productivity of labor। इमेजराइजिंग ग्रोथ में फैक्टर डबल नहीं हुआ है, फैक्टर का सप्लाई डबल नहीं हुआ है या फैक्टर का ग्रोथ नहीं हुआ है। टेक्निकल प्रोग्रेस की बात हो रही है इमेजराइजिंग ग्रोथ में। टेक्निकल प्रोग्रेस चाहे किसी भी तरीके का हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी लेबर एंड कैपिटल की। तो यहाँ पे न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है तो लेबर एंड कैपिटल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। डबल द प्रोडक्ट न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है तो डबल द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स ओनली। तो ये सिर्फ कमोडिटी एक्स में डबल प्रोडक्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है तो प्रोडक्टिविटी भी डबल हुई है, इस वजह से आउटपुट भी डबल हो रहा है। टेक्निकल प्रोग्रेस सिर्फ लेबर में हुआ है 140 से 280। ठीक है, अब देखो एक चीज़ समझ लेना, टेक्निकल प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, टेक्निकल प्रोग्रेस क्या कर रहा है? आउटपुट को बढ़ा रहा है। जब आउटपुट को बढ़ा रहा है, लेबर कांस्टेंट है, लेबर कांस्टेंट है, लाइक पर पर्सन क्या हो जाएगा? पर पर्सन आउटपुट बढ़ जाएगा। आउटपुट जब बढ़ गया, आउटपुट पहले 100 था और लोग 10 थे, तो पर पर्सन कितना था? 10। अब आउटपुट 200 है, पर पर्सन वही 10 है, तो कितना हो गया? 20। तो पर पर्सन आउटपुट बढ़ गया है। पर पर्सन आउटपुट बढ़ना यानी वेल्थ इफेक्ट क्या हुआ है? वेल्थ इफेक्ट पॉजिटिव है, राइट। सो वेल्थ इफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, द वेल्थ इफेक्ट बाय इटसेल्फ वुड इंक्रीज इन नेशन वंस वेलफेयर एट कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइसेस अगर हम लें
पी एक्स एंड पी वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी रिलेटिव पी एक्स बाय पी वाई कॉन्स्टेंट रखे तो वेल्थ इफेक्ट पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि नेशन वंस आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा वाइल लेबर फोर्स एंड पॉपुलेशन कांस्टेंट है। पॉपुलेशन उतना ही है, आउटपुट बढ़ चुका है अभी, तो पर पर्सन ज़्यादा ही मिलेगा। However, since this type of technical progress tends to increase the volume of trade, इससे क्या होगा? इससे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ेगा। पहले आप एक्सपोर्ट के लिए जितना प्रोवाइड कर रहे थे, अब आप ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हो, राइट? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ेगा। तो हमने क्या देखा है पहले, जब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ता है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाता है? डेटीरियोरेट होता है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज होता है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट होता है। क्यों? वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जब बढ़ता है तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ता है, नहीं, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कम होता है क्योंकि हम सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं, राइट? और प्राइस ऑफ इम्पोर्ट बढ़ता है। तो ओवरऑल पी एक्स बाय पी एम इज आर टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो ये ओवरऑल डिक्लाइन होता है, ये हमने देखा है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट होगा। However, since this type of technical progress tends to increase volume of trade, nation one's terms of trade tend to deteriorate. नेशन वन का टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट होगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज हो रहा है विद अ ड्रास्टिक डेटीरियोरेशन इन इट्स टर्म्स ऑफ ट्रेड। फॉर एग्जांपल पी बी इज इक्वल्स टू 1 टू पी सी इज इक्वल्स टू 1/5। तो बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है, यानी जो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट टू प्राइस ऑफ इम्पोर्ट था वो पहले 1 था, अब क्योंकि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कम हुआ है, प्राइस ऑफ इम्पोर्ट बढ़ चुका है, तो ये ओवरऑल वैल्यू कम होगा जो कि 1/5 हो रहा है। ड्रास्टिक चेंज हुआ है तो 1/5 हुआ है। अब क्या हो रहा है? नेशन वन वुड प्रोड्यूस एट पॉइंट सी, सो पॉइंट सी पे वो प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट सी पे वो प्रोड्यूस कर रहा है 160x एंड 50y प्रोड्यूस कर रहा है। एक्सपोर्ट्स 100x फॉर 20y। अगर आप देखो 1/5 है, 1/5 है, राइट? पी एक्स बाय पी वाई, सॉरी पी एम, या आप ले सकते हो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बाय प्राइस ऑफ इम्पोर्ट, या पी एक्स बाय पी वाई भी सेम हुआ। 1/5 है तो प्राइस ऑफ एक्स इज 1/5 टाइम्स प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। यानी अगर वो एक चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसका 1/5 इम्पोर्ट करेगा। तो अगर वो 100 एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसका 1/5 कितना हुआ? 20 इम्पोर्ट करेगा, राइट? तो यहाँ पे वो 100 एक्सपोर्ट कर रहा है और 20 इम्पोर्ट कर रहा है। तो 100 गिव अप कर रहा है, यानी 60 पे खाएगा, मतलब कंजम्पशन होगा। एंड 20 पहले वो 50 पे प्रोड्यूस कर रहा था, प्लस 20 उसको और मिल रहा है, वाई इम्पोर्ट करेगा तो 70 वाई वो कंज्यूम करेगा। तो जी पॉइंट पे कंजम्पशन होगा विच इज़ इंडिफरेंस कर्व 2। तो पहले बिफोर टेक्निकल प्रोग्रेस वो इंडिफरेंस कर्व 3 पे था, ई पॉइंट पे। आफ्टर टेक्निकल प्रोग्रेस वो जी पे है। इधर से ही आप देख सकते हो कि वो लोअर इंडिफरेंस कर्व पे है, इस वजह से वेलफेयर कम हुआ है, वेलफेयर कम हुआ है। इधर से ही आपको पता चल गया वेलफेयर कम हो गया है। consumes at point G on indifference curve 2 which is lower than the indifference curve 3 which nation 1 reached with free trade before growth. तो बिफोर टेक्निकल प्रोग्रेस वो ई पे था, अब आफ्टर टेक्निकल प्रोग्रेस वो जी पे है क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट हो रहा है ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज। ठीक है, तो ओवरऑल नेशन का वेलफेयर कम हो गया, भले ही वेल्थ इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है लेबर पर पर्सन, वेल्थ इंक्रीज हो रहा है। इमेजराइजिंग ग्रोथ इज मोर लाइकली टू अकर इन नेशन वन व्हेन। अब ये कब होगा? क्या है रीज़न कि इमेजराइजिंग ग्रोथ होगा, यानी क्या है रीज़न टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट होने का? क्या क्या रीज़न हो सकता है? तो ऐसा ग्रोथ, ऐसा टेक्निकल प्रोग्रेस में ग्रोथ which tend to increase substantially nation one's export at constant terms of trade.
अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड का प्राइस, मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड प्राइस ऑफ इंपोर्ट सेम है, कांस्टेंट है, और उस पर नेशन वन ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इमेजराइजिंग ग्रोथ हो जाएगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट होगा। नेशन वन इज सो लार्ज, ये स्मॉल कंट्री का केस हो गया। नेशन वन इज सो लार्ज दैट अटेम्प्ट टू एक्सपांड इट्स एक्सपोर्ट सब्सटेंशियली, वन सेकेंड, विल कॉज अ डेटीरियोरेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। इतना एक्सपांड कर रहा है वो नेशन वन, इतना लार्ज है, वो लार्ज कंट्री केस में हमने देख लिया कि इतना लार्ज है कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, इस वजह से वो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कम हो रहा है, जिस वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट हो रहा है। ठीक है, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ नेशन टू, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का इनकम इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ नेशंस टू डिमांड फॉर नेशन वंस एक्सपोर्ट, यानी एक्स के लिए इज़ वेरी लो। इसका मतलब क्या है, देखो इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी होता है कि जब मेरा इनकम बढ़ेगा तो मैं डिमांड बढ़ाऊंगी, वो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होता है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि इनकम इलास्टिसिटी जो है वो दूसरे कंट्री वालों का, समझो इंडिया एंड यूएस ले लेते हैं, ठीक है, तो इंडिया इज़ आवर नेशन, नेशन वन, जो एक्स एक्सपोर्ट कर रहा है, तो यूएस के लोगों का जो इनकम इलास्टिसिटी है एक्स कमोडिटी के लिए वो लो है। जब लो होगा तो क्या होगा, जब लो होगा तो इसका मतलब है उनका इनकम जब बढ़ेगा तब वो डिमांड कम करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, उनका बहुत लो है। इनकम इलास्टिसिटी हाई होना मतलब इनकम इलास्टिक है वो कमोडिटी, यानी इनकम बढ़ेगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली उतने अमाउंट से उससे ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी लो होना मतलब इनकम अगर डबल हो रहा है तो डिमांड उस चीज़ का लेस देन डबल होगा, ठीक है, इंक्रीज़ होगा लेकिन लेस देन डबल इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो जब ये चीज़ होगी इसका मतलब है वो इम्पोर्ट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, जब इम्पोर्ट ज़्यादा नहीं हो रहा है, वो इम्पोर्ट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारे केस में एक्सपोर्ट, हमारे लिए वो एक्सपोर्ट हो गया। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं हो रहा है तो क्या होगा, देखो एक तो चीज़ है इंडिया प्रोड्यूस ज़्यादा कर रही है तो सप्लाई बढ़ चुका, वहीं पे यूएस के लोग तो इम्पोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, इनकम इलास्टिसिटी उनका लो है, तो जैसे ही उनका इनकम बढ़ा तो वो डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो डिमांड नहीं कर रहे हैं तो क्या, डिमांड लो है। जब सप्लाई ज़्यादा होता है डिमांड लो होता है तो प्राइस क्या होता है, प्राइस डिक्रीज़ होता है, तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा, डिटीरियोरेट होगा। आपको सिर्फ इस लेवल तक पहुंचना है, टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटीरियोरेट। कैसे, हम ऐसे पहुँचे, अगेन इनकम इलास्टिसिटी लो होने से टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटीरियोरेट कैसे होगा, इनकम इलास्टिसिटी लो है, क्या हुआ है, टेक्निकल प्रोग्रेस के वजह से इंडिया जो नेशन वन है वो एक्स कमोडिटी का सप्लाई बढ़ा रहा है, टेक्निकल प्रोग्रेस के वजह से एक्स कमोडिटी का सप्लाई बढ़ चुका है, तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है ज़्यादा अमाउंट, यानी सप्लाई बढ़ चुका है इंटरनेशनल मार्केट के लिए। यूएस जो नेबरिंग कंट्री है या नेशन टू है, उनका इनकम इलास्टिसिटी लो है, इनकम इलास्टिसिटी लो होना मतलब जैसे इनकम बढ़ेगा वो डिमांड उनका लेस इलास्टिक होगा, लेस इलास्टिक मतलब डिमांड उनका उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, वो लेस इलास्टिक है, ठीक है, लेस इलास्टिक है तो डिमांड कम करेंगे जैसे ही उनका इनकम बढ़ेगा। जब डिमांड कम कर रहे हैं, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो क्या होता है, प्राइस रिड्यूस होता है, प्राइस एक्सपोर्ट का रिड्यूस हो गया तो टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट हो गया। आगे ये थर्ड रीज़न था, अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ रीज़न देख लेते हैं। फोर्थ रीज़न क्या है, Nation 1 is so heavily dependent on trade that a substantial deterioration in its terms of trade will lead to reduction in nation welfare. इतना वो ट्रेड पे डिपेंडेंट है, इतना ज़्यादा ट्रेड पे डिपेंडेंट है कि वो जो भी इनकम लोगों का आ रहा है वो ट्रेड से ही आ रहा है, तो थोड़ा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड में डेटीरियोरेशन थोड़ा भी हो रहा है, यानी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कम हो गया, प्राइस ऑफ इम्पोर्ट बढ़ चुका। अभी देखो कैसे नेशन का वेलफेयर कम हो रहा है, नेशन का वेलफेयर हम कहते हैं
ये वेलफेयर होगा। हाँ, नेशन का वेलफेयर कम कैसे हो रहा है? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कम हो रहा है, यानी आप जो चीज़ बेच रहे हो उसके लिए आपको पैसे कम मिल रहे हैं। ठीक है, हम इसको है ना इंडिविजुअल फैमिली की तरह लेते हैं। हम समझो एक्सपोर्ट यानी हम जो बना के दे रहे हैं, ठीक है, वो हम समझो राइस दे रहे हैं और वीट खरीद रहे हैं, वीट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो राइस जो हम दे रहे हैं उसका प्राइस सिर्फ 50 रुपीज़ है, वेराज वीट जो हम खरीद रहे हैं उसका प्राइस 80 रुपीज़ है। तो क्या हो जाएगा? तो हमारा 30 रुपीज़ क्या होगा? 30 रुपीज़ हमारा डेफिसिट होगा, राइट। ये हम लोग ने नॉर्मली देखा है। इनकम समझो हमारा 100 रुपीज़ है, हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 120 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ डेफिसिट है। तो ये इनकम हो गया, एक्सपोर्ट हमारा इनकम हो गया, वो लो है। इंपोर्ट करना यानी हमारा डिमांड यानी एक्सपेंडिचर या डिमांड। सो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा, इनकम कम, तो क्या होगा? डेफिसिट होगा, तो वेलफेयर कम होना कहते हैं। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि कैसे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है ट्रेड पे कि थोड़ा सब्सटेंशियल डेटीरियोरेशन मतलब थोड़ा टर्म्स ऑफ ट्रेड भी डेटीरियोरेट होता है तो नेशन का वेलफेयर ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता है, वो डेफिसिट में चला जाता है। आप ऐसे समझ सकते हो। इमेजराइजिंग ग्रोथ डज नॉट सीम वेरी प्रेवलेंट इन रियल वर्ल्ड में इतना नहीं दिखता है इमेजराइजिंग ग्रोथ जो ये सिचुएशन है। When it does take place, it is more likely to occur in developing than developed nation। ये बहुत important है, बहुत बार MCQ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है और कई बार तो कॉलेजेस में भी पूछा गया है कि इमेजराइजिंग ग्रोथ कौन से तरीके के नेशंस के लिए है, तो वो डेवलपिंग नेशन के लिए, डेवलप्ड के लिए नहीं। Even though the terms of trade of developing nations seem to have deteriorated somewhat over time, increases in the production have more than made up for this, and their real per capita income and welfare have generally increased। इसके अलावा भी ऐसे भी सिचुएशन हमको देखने को मिले हैं डेवलपिंग नेशन में कि उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड तो डेटीरियोरेट हुआ है जिसकी वजह से वेलफेयर डेटीरियोरेट हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन में इतना इंक्रीज़ हुआ है कि पर पर्सन रियल पर कैपिटा क्या होगा? पर पर्सन, यानी वेल्थ इफेक्ट इतना इंक्रीज़ हुआ कि ओवरऑल वेलफेयर जो है वो इंक्रीज़ हुआ। वही हो गया उल्टा, अब वेल्थ इफेक्ट 20% हो गया इंक्रीज एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट 10% हुआ, तो ओवरऑल वेलफेयर इंक्रीज 20% हो गया। तो ऐसे भी सिचुएशन देखने को मिले हैं। Real per capita income would have increased much faster if the population of the developing country had not grown so rapidly in recent decades। देखो, रियल पर कैपिटा इनकम कब इंक्रीज़ होगा सब्सटेंशियली, मतलब बहुत ज़्यादा रेट से कब इंक्रीज़ होगा रियल पर कैपिटा? जब नेशन का जो पॉपुलेशन है वो ग्रो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 10 लोग थे तो 10 से सिर्फ 11 लोग हुए हैं, तो पर कैपिटा इनकम इतना रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए रिसेंट डिकेड्स में। दीज क्वेश्चन, ये इस वजह से नेशन का वेलफेयर बढ़ते हुए हमें दिखा है। दीज क्वेश्चंस एंड मैनी अदर विल बी फुल्ली एनालाइज्ड इन चैप्टर 11 विच डील्स विथ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चैप्टर 11 में इसको इन डेप्थ में देखा गया है, जिसमें ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैसे इंटरनेशनल ट्रेड अफेक्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, वहाँ पे इसको अच्छे से देखा गया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलो ठीक है, इसी वीडियो में हम लोग बेनिफिशियल ग्रोथ एंड ट्रेड भी कवर कर लेते हैं। छोटा सा ही होगा, छोटा सा ही हम लोग ये भी कवर कर देते हैं। इलस्ट्रेशन ऑफ बेनिफिशियल ग्रोथ एंड ट्रेड। वी नाउ एग्जामिन द केस वेयर ओनली कैपिटल, दैट इज कौन सा है? कैपिटल क्या हो गया? नेशन वन का स्केर्स फैक्टर। जब नेशन वन का स्केर्स फैक्टर डबल हो जाता है तो क्या होगा? जब नेशन वन का स्केर्स फैक्टर डबल हो जाता है सो दैट वेल्थ इफेक्ट बाय इटसेल्फ टेंड्स टू इंक्रीज द नेशंस वेलफेयर। देखो, कैपिटल इंक्रीज हुआ है, ठीक है, कैपिटल डबल हो गया है। जब वो स्केर्स फैक्टर डबल हो गया है तो क्या आउटपुट भी इंक्रीज होगा? अब जब आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, लेबर कांस्टेंट है तो पर पर्सन आउटपुट भी बढ़ जाएगा, जिससे पिछले इमेजराइजिंग ग्रोथ में था। तो पर पर्सन आउटपुट भी बढ़ जाएगा, पर पर्सन
आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। जब पर पर्सन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा तो वेल्थ इफेक्ट क्या होगा, वेल्थ इफेक्ट इंक्रीज होगा तो वेलफेयर इंक्रीज होगा। देखो हमने सिर्फ 3 पॉइंट्स देखे, कैपिटल इंक्रीज हुआ है, नेशन 1 में डबल हुआ है तो क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा। आउटपुट इंक्रीज हुआ तो लेबर कांस्टेंट है, लेबर कांस्टेंट है, लेबर में इंक्रीज नहीं हुआ है, पर पर्सन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, वेल्थ इफेक्ट इंक्रीज होगा, वेलफेयर इंक्रीज हो जाएगा। तो डबल द नेशन सो वेल्थ इफेक्ट बाय इटसेल्फ टेंड टू इंक्रीज नेशन वेलफेयर। इतना हमें क्लियर है कि जब कैपिटल डबल हुआ है तो वेल्थ इफेक्ट के वजह से नेशंस वेलफेयर इंक्रीज होगा। Result would be very similar when neutral technical progress in production only happen in commodity by the capital intensive commodity। तो जब capital intensive commodity में neutral technical progress हो रहा है तो ऐसा technical progress जो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी का आउटपुट बढ़ा रहा है। आप देख सकते हो प्रोडक्शन फ्रंटियर कुछ इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, इधर के बाद मतलब बाय कमोडिटी में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। सिंस दिस टाइप ऑफ ग्रोथ टेंड्स टू रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, तो इस टाइप ऑफ ग्रोथ, ये टाइप ऑफ ग्रोथ क्या करता है, कांस्टेंट प्राइसेस पे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को रिड्यूस कर देता है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को रिड्यूस क्यों करेगा, क्योंकि आप इम्पोर्टेबल कमोडिटी जो आप पहले इम्पोर्ट कर रहे थे उसको अब घर में बना रहे हो, तो अब आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्राइसेस पे आप खुद ही प्रोडक्शन जो घर पे कर रहे हो वही आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो। तो अब आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे नहीं, क्योंकि आप देखो पहले 60x आप एक्सपोर्ट कर रहे थे ताकि हमें 60y इम्पोर्ट कर सके। अब आप ये 60y खुद ही घर पे बना रहे हो, राइट। तो आप ज़्यादा, अब ये 60y तो आप करोगे नहीं इम्पोर्ट, ये 60y खुद ही घर पे बना रहे हो तो आप एक्सपोर्ट के लिए भी इतना प्रोवाइड नहीं करोगे, ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करोगे, 10x प्रोवाइड करोगे तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भी कम हो गया। जितना आप पहले ट्रेड कर रहे थे उतना अभी नहीं करोगे क्योंकि आप खुद ही घर पे बना रहे हो। आप क्यों एक्सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उसके बदले में आपको इम्पोर्ट बाय कमोडिटी मिल रहा था। अब आप बाय खुद ही घर पे प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप क्यों ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रिड्यूस होगा कांस्टेंट प्राइसेस पे। जब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रिड्यूस होगा तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होता है, ये हमने देख लिया है, इनवर्स रिलेशन है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जब इंक्रीज होगा तो टर्म्स ऑफ ट्रेड रिड्यूस होगा, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जब रिड्यूस होगा टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होगा। विथ बोथ वेल्थ इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड भी इंक्रीज हो रहा है। वेलफेयर क्या होगा, वेलफेयर डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, वेलफेयर डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। द फिगर इलस्ट्रेट्स इट। देखो ये फिगर है, हम अब इस फिगर को समझ लेते हैं। द टॉप पैनल ऑफ द फिगर शोज नेशन फंड प्रोडक्शन फ्रंटियर बिफोर ग्रोथ एंड आफ्टर, before growth and after only capital doubles the dashed production frontier from the right panel of figure। ओके वो फिगर 7.1 में डैश्ड लाइन था, आप देख सकते हो। एट द कांस्टेंट रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस PB इक्वल टू 1, नेशन 1 प्रोड्यूसेस एट 110x एंड 105y पॉइंट R इन द टॉप पैनल एंड एक्सचेंजेस 15x फॉर 15y विथ नेशन 2 एंड कंज्यूम्स एट पॉइंट U ऑन इंडिफरेंस कर्व 5। तो ये देख लेते हैं कि ये है R, पॉइंट R पे, ओके इधर आफ्टर ग्रोथ। बिफोर ग्रोथ वो 130x एंड 20y जो हमारा नॉर्मली है एंड 70x एंड 780y कंज्यूम कर रहा है, वो बिफोर ग्रोथ है। आफ्टर ग्रोथ वो PB इज इक्वल्स टू 1 पे एट कांस्टेंट प्राइस, ये कांस्टेंट प्राइस हो गया, कांस्टेंट प्राइस पे 1 पे वो R पे प्रोड्यूस कर रहा है यानी 110x एंड 105y एंड एक्सचेंज कर रहा है 15x यानी 15x गिव अप कर रहा है फॉर समवेयर अराउंड 120y, तो 15y के लिए। सो U पे इंडिफरेंस का 5 पे वो कंज्यूम कर रहा है। अब आगे क्या, विथ लेबर एंड पॉपुलेशन अनचेंज दिस टाइप ऑफ ग्रोथ वुड इंक्रीज नेशन वंस वेलफेयर। फर्दरमोर सिंस नेशन वंस ट्रेड वॉल्यूम डिक्लाइन एट कांस्टेंट प्राइसेस पे ट्रेड जो पहले कर रहा था, पहले कितना एक्सचेंज कर रहा है देख लेते हैं। चलो
पहले जब ग्रोथ के पहले प्रोडक्शन कितना था, 130 से 70 पे आ गया तो कितना हो गया 60x, और 20 से 80 पे आ गया 60y, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या था 60x फॉर 60y। अब कितना कर रहा है, अब हमने देखा 15x फॉर 15y कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड आपको कम दिख रहा है, राइट, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हो गया है। तो कांस्टेंट प्राइसेस पे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हुआ है फ्रॉम द फ्री ट्रेड बट प्री ग्रोथ सिचुएशन एट ई। तो ई पॉइंट से अगर आप कौन सा पॉइंट है, यू पॉइंट कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा यानी कितना ट्रेड किया है 60x टू 60y से 60x फॉर 60y से 15x फॉर 50y अभी वो ट्रेड कर रहा है, ट्रेड करने के लिए रेडी है नेशन 2 के साथ। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हुआ है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज होगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होगा, मतलब नेशन वंस टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑल्सो इम्प्रूव्स, यानी फ्रॉम पी आर इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू 1 टू पी एस इज इक्वल्स टू 2। ये क्यों हुआ, सिंपल सी बात है, जब मैं अब एक्सपोर्ट के लिए कम दे रही हूँ, राइट, एक्सपोर्ट कम करना चाह रही हूँ, यानी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट क्या होगा, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, सप्लाई कम है, उल्टा लिख रही हूँ ना, सप्लाई कम है, एक्सपोर्ट कम कर रही हूँ, राइट, एक्सपोर्ट कम कर रही हूँ, डिमांड तो उतना ही है, डिमांड 60x का ही था लेकिन अब मैं 15x दे रही हूँ, तो सप्लाई कम है डिमांड से, तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। वही पहले मैं इंपोर्ट ज़्यादा करना चाहती थी, डिमांड ज़्यादा था, अब मैंने डिमांड भी कम कर दिया है, तो प्राइस ऑफ इंपोर्ट क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ इंपोर्ट कम होगा, इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज होगा। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हुआ है, 1 से 2 पे चला गया है, तो आप देख सकते हो 1 से प्राइस जो है रिलेटिव प्राइस वो 2 पे चला गया है, यहाँ पे ये पी एस इज इक्वल्स टू 2। अब जो नेशन है वो प्रोड्यूस एस पे कर रहा है एंड कंज्यूम डब्ल्यू पे कर रहा है, इधर से ही पता चल रहा है कि वो हायर इंडिफरेंस कर्व्स पे है, तो नेशन का वेलफेयर ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। नेशन 1 प्रोड्यूसेस 120x 90y, सो यहाँ पे जो पॉइंट एस है वहाँ पे 120x एंड 90y प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूम क्या कर रहा है 100x एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग समवेयर अराउंड 130y, as exchanges 20x and 40y and consumes at W on indifference curve 6. Thus the nation's welfare increases because of both wealth and terms of trade. तो wealth के वजह से भी increase हुआ and terms of trade की वजह से भी welfare increase हुआ है nation का, right? तो ये हमने समझ लिया, दोनों तरीके से increase हुआ है. The bottom panel of figure 7.7 shows with offer curve the effect of this type of growth on volume and terms of trade when nation 1 does not and when it does affect the terms of trade. The reader should carefully compare 7.7 where both wealth and terms of trade effect are favorable so that nation 1's welfare increase for both reasons, with figure 7.5 where both effect are unfavorable and nation 1. Okay. तो इसमें इस जो लोअर पैनल है उसमें ऑफर कर्व से एक्सप्लेन किया गया है। तो पहले ई पॉइंट पे था 60x और 60y दे रहा था, जब कांस्टेंट प्राइस पे था तो समवेयर अराउंड 15x एंड 15y प्रोवाइड कर रहा था, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हो गया। जब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हुआ तो क्या होगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज होगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज हुआ तो इधर पी एस इज इक्वल्स टू 2 हो गया। अब वो 20x फॉर 20x फॉर 40y प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो वेलफेयर इंक्रीज होते हुए दिखा है, मैं हमेशा ये उल्टा लिखती हूँ, वेलफेयर इंक्रीज होते हुए हमें दिख रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये वाला पैनल है बहुत इम्पॉर्टेंट ग्राफ ये है, ऑफर कर्व वाला तो ठीक है वो तो हम कैसे भी बना लेंगे, इम्पॉर्टेंट पैनल ये है। इधर जो भी चेंजेस हो रहे हैं यानी वेलफेयर आपको बढ़ते हुए दिख रहा है, वेराज वो जो पहले वाला जिसको यहाँ पे वो रेफ़र कर रहे हैं 7.5 फिगर, वहाँ पे दोनों चीज़ें, वेल्थ इफेक्ट भी कम हो रहा है और टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट भी कम कर रहा है वेलफेयर को। तो आपको डायग्राम्स बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए
ये वाला क्या कह रहा है, ये वाला जो कह रहा है वो कैपिटल के इंक्रीज़ होने के वजह से कहाँ पे स्केर्स फैक्टर जो है नेशन वन का, उसके इंक्रीज़ होने के वजह से आउटपुट भी इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि लेबर कांस्टेंट है, आउटपुट इंक्रीज़ होना यानी पर पर्सन आउटपुट ज़्यादा है, तो वेल्थ इफेक्ट के वजह से वेलफेयर इंक्रीज़ हो रहा है। ये तो हमें समझ में आ गया। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है वो कम हो रहा है, जिस वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज़ हो रहा है, इस वजह से वेलफेयर इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोनों, इस वाले केस में दोनों जो है वेल्थ इफेक्ट एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड वो वेलफेयर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। वेलफेयर वहाँ पे, वेराज जब लेबर डबल हो रहा है तो दोनों चीज़ें डेटीरियोरेट हो रही है 7.5 में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ कवर कर ली है। मैं सिर्फ देख लेती हूँ, नीचे कुछ भी नहीं है। ग्रोथ, चेंज इन टेस्ट एंड ट्रेड इन बोथ नेशन क्या होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, कैसे इफ़ेक्ट होता है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें, इमेजराइजिंग ग्रोथ जो वेरी इंपॉर्टेंट है एंड कैपिटल के वजह से, कैपिटल इंक्रीज़ के वजह से क्या होता है, वेलफेयर बढ़ता है कम होता है, वो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप लोग यार लाइक नहीं करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग लाइक करते हो। आप लोग लाइक करोगे तो मुझे समझ में आता है कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको समझा है कि नहीं। शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स को, फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी समझ में आए। इन गेस अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि मैं जैसे जैसे वीडियोस अपलोड करूँ आप तक पहुँचते रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।